बिल्कुल सही। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेसिकली? ट्रेट्स, ट्रेट्स है ना। ट्रेट्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होना या फिर ट्रेट्स का ट्रांसफर होना, कहां से कहां? पेरेंट्स से फ्रॉम पेरेंट्स टू द अनदर ऑफस्प्रिंग, जनरेशन। ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का दूसरा नाम क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग किस किस फॉर्म में स्टडी करेंगे? इसी को हम लोग नाम देंगे फर्स्ट फीलियल। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट फीलियल, यानी कि F1 जनरेशन। ठीक है। अगर ये आपस में रिप्रोड्यूस करें, ये वाले जनरेशन के मेंबर्स रिप्रोड्यूस करेंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सेकेंड फीलियल, यानी कि F2 जनरेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे की बात। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स कौन ट्रांसफर कर रहा है? पेरेंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। और किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? ऑफस्प्रिंग में, जिसका एक और भी नाम होता है, इसको हम लोग प्रोजेनी के नाम से भी जानते हैं, है ना। कोई लोग इसे प्रोगेनी बोलते हैं, कोई प्रोजेनी बोलते हैं। आपकी मर्जी है, आप जैसी मर्जी प्रोनाउंस कर लो, लेकिन मतलब समझ आना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब एक इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि जितनी भी ये जनरेशंस आ रही हैं, ये बेसिकली वेरिएशन करती हैं। क्या करती हैं? वेरिएशन, हाँ या ना? यस सर। ये वेरिएशन की जरूरत क्या होती है? व्हाई वेरिएशन इज सर, इट रिक्वायर्ड? इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग, वेरी सर्वाइवल, है ना। सर्वाइवल। यस, वेरिएशन जो होता है ये क्या इंक्रीज करता है? चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल। यानी कोई भी स्पीशी एग्जिस्ट करेगी, बचेगी या नहीं बचेगी, इसका सबसे आसान तरीका होता है हमारा उसकी वेरिएशन से। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? कि जो ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ऑफस्प्रिंग के जो ट्रेट्स हैं, वो थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट है। किसके ट्रेट्स से? पेरेंट्स के ट्रेट्स से, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। मैंने क्या कहा? ऑफस्प्रिंग के जो ट्रेट्स हैं वो पेरेंट के ट्रेट से क्या होंगे? थोड़े डिफरेंट होंगे। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेरिएशन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। इसके बाद वेरिएशन के बाद हमने पढ़े थे दो तरह के वेरिएशन। कौन कौन से वेरिएशन था? सोमैटिक और गैमेटिक। वेरी गुड, सोमैटिक और गैमेटिक। क्या डिफरेंस होता है सोमैटिक में और क्या डिफरेंस होता है गैमेटिक में? जल्दी से। सर सोमैटिक बॉडी सेल्स में होता है और वो इनहेरिट नहीं होता, और गैमेटिक जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और वो इनहेरिट और ट्रांसमिट हो सकता है। वेरी गुड, यानी कि सोमैटिक इनहेरिटेड नहीं हो सकता, ठीक है, ये सेल्स में होता है। इसका मतलब इसे मैं एक्वायर्ड वेरिएशन कह सकता हूं। यस सर। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? जो आपने आसपास के एनवायरनमेंट से एक्वायर की है। और दूसरा क्या है? गैमेटिक। ये कहां पे होता है चेंज? जल्दी बोलिए। रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिप्रोडक्टिव सेल में कोई चेंज आ रहा है तो वो आगे चेंज इनहेरिट होगा, वो आगे की तरफ जाएगा। और अगर वो इनहेरिट हो रहा है तो इस ट्रेट को हम लोग क्या नाम देंगे? जल्दी बोलिए। इनहेरिटेड वेरिएशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? जल्दी बोलिए। Am I clear to all? Please raise your hand इतनी बात समझ आ गई तो। Yes sir. Quickly raise your hand. ठीक है, तनिष्क समझ आ रहा है? लक्ष्य, अब इसकी आगे की बात सुनिएगा। Yes sir, समझ में आ रहा है। इसके बाद हमने बात की थी कल कि क्या होते हैं क्रोमोसोम्स और क्या होते हैं डीएनए। पता है ना क्या होता है क्रोमोसोम, क्या होता है डीएनए? यस सर। क्या होता है क्रोमोसोम? जल्दी बोलो सर, इट कंटेन्स पहला वर्ड तो जो नहीं, सुनो, पहला वर्ड जो एग्जामिनर चाहेगा वो बताओ उसे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट है ये? न्यूक्लियस ऑफ सेल में। और ये किससे बना हुआ होता है? डीएनए। वेरी गुड, फॉर्म्ड ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या कैरी करता है? क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। फ्लो चार्ट समझ आ गया? देखो अपने पॉइंटर्स ना हमेशा क्लियर रखना। बोर्ड में अगर मार्क्स चाहिए अच्छे ना सब्जेक्टिव में, तो एग्जामिनर को कहीं मौका मत दो, और एग्जामिनर को चेक करते वक्त जो कीवर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन कर दो। तो हमने क्या पढ़ा कि क्या कीवर्ड था? क्रोमोसोम क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं सेल के।
किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। और डीएनए क्या कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है जीन्स। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई जीन्स क्या है, जीन्स के बारे में बता दो फिर। तो जीन्स बेसिकली हेरिडिटी की यूनिट ही तो है। हेरिडिटी की क्या है? जीन्स यूनिट है, हाँ है ना? जीन किसकी यूनिट है? जल्दी बोलिए। हेरिडिटी की यूनिट होती है नहीं होती? जल्दी बोलिए। यस सर। और कहीं ना कहीं ये डीएनए, और डीएनए हेल्प करता है हेरिडिटी को ट्रांसफर करने में, आया ना? जीन जो होता है ये आपकी यूनिट है बेसिकली हेरिडिटी की, और हेरिडिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? डीएनए को। तो मैं ये कह दूं कि जीन जो होती है ये डीएनए की भी यूनिट है, यूनिट ऑफ डीएनए, आया ना? और डीएनए कहाँ मौजूद है? क्रोमोसोम्स पे, ठीक है? सर क्रोमोसोम। और इनका फंक्शन क्या होता है? ध्यान रखना, इनका फंक्शन होता है ये कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मतलब गवर्न करते हैं। ये क्या करते हैं? ये गवर्न करते हैं। किसे गवर्न करते हैं? क्या चीज कंट्रोल कर रहे हैं? ये कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। बात समझ आ गई सभी को? यस सर। चलिए आगे सुनिए ध्यान से। तो हमने पढ़ लिया क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम की पूरा फ्लो चार्ट समझ आ गया हमें। हमने पढ़ लिया क्रोमोसोम के बाद जीन क्या है, जीन के बारे में कहानी सुन ली कि जीन करता क्या है, कैसे कैसे फॉर्म होता है। एक चीज मुझे और बता दो कि जब हम जीन्स की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ और दो टाइप भी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। सुना है नहीं सुना? हाँ जी। क्या होता है जीनोटाइप और क्या होता है फिनोटाइप? बहुत आसान डेफिनेशन है। जो जीन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, किसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे? जीन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट, उसे क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। बहुत बढ़िया। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट जीन्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दे वो जीनोटाइप, और जो अपीयरेंस प्रोवाइड, हाँ जो अपीयरेंस प्रोवाइड करे वो फिनोटाइप। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म में विजिबल होंगे, ध्यान रखिएगा, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप। क्या बोला मैंने? कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था आपको कि फादर का कॉम्प्लेक्शन डल है और मदर का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो बच्चे के अंदर जो फेयरनेस का जो ट्रेट है, फेयरनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेंट है मान लीजिए अभी के लिए। तो जो बच्चे के फेयरनेस का ट्रेट होगा वो दिखाई देगा हमें, हाँ या ना? जल्दी बोलो। हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिप्रोडक्शन होती है तो रिप्रोडक्शन के अंदर दो तरह के ट्रेट्स होते हैं। एक होता है डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रिसेसिव ट्रेट। कौन कौन सा? एक है डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और एक होता है हमारा रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट जो होता है अपनी प्रेजेंस, ये अदर ट्रेट की प्रेजेंस में भी शो कर देता है। अदर ट्रेट्स की प्रेजेंस में भी ये अपनी प्रेजेंस शो कर देता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यानी कि डोमिनेंट ट्रेट को मतलब नहीं है कौन कितने ट्रेट प्रेजेंट है, वो कहता है मेरे हिसाब से ही जो है गाड़ी चलेगी, मेरे हिसाब से सरकार बनेगी, क्योंकि मैं कैसा ट्रेट हूं? मैं डोमिनेंट ट्रेट हूं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फेयरनेस और डल कंप्लेक्शन में फेयरनेस आपका डोमिनेंट ट्रेट है, या फिर लंबी हाइट या छोटी हाइट में टॉलनेस आपका डोमिनेंट ट्रेट है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर यस सर। तो टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट हुआ, ऑल दो रिसेसिव वाला ट्रेट, मान लो टॉलनेस और ड्वार्फनेस हो गया हमारा स्मॉल टी, ये ड्वार्फनेस हो गया और ये वाला टॉलनेस हो गया। वो कहता है जितने मर्जी ड्वार्फ आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं प्रेजेंट हूं तो मेरी प्रेजेंस में जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ऑफस्प्रिंग क्या बन के आएगा? बच्चों ध्यान रखना, ऑफस्प्रिंग वुड बी टॉल। याद रहेगा?
एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? रिसेसिव ट्रेट होता है जो अपनी प्रेजेंस शो कर सकता है। प्रेजेंस कैन ओनली बी seen in presence of other recessive traits। मतलब ये अपनी प्रेजेंस केवल रिसेसिव ट्रेट्स की प्रेजेंस में ही शो कर सकता है। डोमिनेंट जीन्स की फॉर्म में ये अपनी डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में ये अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर पाएगा। हाँ या ना? यस सर। तो एक क्वेश्चन का जवाब दो। कोई भी ऑफस्प्रिंग, कोई भी बच्चा कैसा दिखेगा, कैसी उसकी हाइट होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा? डोमिनेंट पे, रिसेसिव पे? डोमिनेंट। डोमिनेंट पे। रिसेसिव पे कभी नहीं। रिसेसिव तो लोअर हो गया ना हमारा। डोमिनेंट जब होगा तो डोमिनेंट की प्रेजेंस में ऑब्वियस ही बात है रिसेसिव काम नहीं कर रहा है। यशवंत बात समझ आ रही है? ओके सर। ठीक है। अब इसके बाद ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, वेरिएशन की बात कर रहे हैं या ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेड की बात कर रहे हैं या रिसेसिव ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी स्टोरी दी किसने? ये सारी स्टोरी के कर्ता धर्ता ग्रेट साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल सही, ग्रेगोर मेंडल। इन्होंने ये पूरी स्टोरी दी हमें और ये बताया कि हम किसी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होने वाले वेरिएशन को, एक जनरेशन से, मान लो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में होने वाले वेरिएशन को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से स्टडी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस। और उसने बता दिया साथ साथ हमें कि जब फर्स्ट जनरेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरेंट जनरेशन, जब फर्स्ट जनरेशन या पेरेंट जनरेशन जब क्या करेगी? क्रॉस ब्रीड करेगी। क्या करेगी? क्रॉस ब्रीड करेगी। तो क्या प्रोड्यूस करेगी? नेक्स्ट जनरेशन, या फिर जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोजेनी, या फिर जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑफस्प्रिंग्स, F1 जनरेशन, या फिर उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो F1 जनरेशन के जो ट्रेट्स होंगे वो पेरेंट जनरेशन से स्लाइटली डिफरेंट होंगे। हाँ या ना? यस सर। अब उसने इस एक्सपेरिमेंट को, इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और प्रूव करने के लिए उसने सबसे पहले कौन सा प्लांट लिया? पी प्लांट लिया, जिसका कि साइंटिफिक, वेरी गुड, जिसका कि साइंटिफिक नेम होता है पाइसम साटिवम। ठीक है, ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। और उसने पी प्लांट ही क्यों लिया? बताया था मैंने कल इसका रीजन, क्योंकि पी प्लांट जल्दी ग्रो करते हैं, इनका लाइफ स्पैन मतलब शॉर्ट स्पैन में जल्दी ग्रो हो जाते हैं, शॉर्ट स्पैन में ग्रो हो जाते हैं। दूसरा, ये सेल्फ पॉलिनेट भी हो जाते हैं और ये क्रॉस पॉलिनेट भी हो जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं ये, और ये क्रॉस पॉलिनेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? और इंपॉर्टेंट बात, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ये इजी टू आइडेंटिफाई हैं। मतलब कोई दिमाग लगाने की, ज्यादा बारीकियां समझने की हमें कोई बहुत इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। आसानी से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे मान लो अगर हम पी प्लांट की बात करें तो एक पी प्लांट ग्रीन कलर का है और एक पी प्लांट येलो कलर का है, तो कलर तो आसानी से विजिबल होगा हमें। हाँ या ना? कलर को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यस सर। समझ आ रही है? तो अब जो कलर है ये आसानी से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। दूसरा, उसने कहा कि इनकी शेप, जो पी प्लांट है, एक की शेप कैसी है? वो राउंड शेप का है, और एक की शेप कैसी है? वो रिंकल्ड शेप की है। तो क्या रिंकल पी प्लांट और राउंड पी प्लांट हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते? यस सर। आसानी से उसको पहचान सकते हैं हम, राउंड और रिंकल्ड को। इसका मतलब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू आइडेंटिफाई। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सर। रूपाक्षी क्लियर है? हर्ष, दिवेश? यश सर। यस सर। यशवंत समझ आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब उसने कहा, अच्छा एक चीज उसने पूछी कि हम लोग बात कर रहे थे, हाइब्रिड वर्ड इस्तेमाल किया हम लोगों ने। हाइब्रिड होता क्या है? ये पढ़ा हुआ क्लास 9th में भी आपने, हाइब्रिड।
सर दो अलग अलग चीजों के रिप्रोडक्शन करने पे जो एक निकल वो आती है उसको सेकंड जनरेशन। और सिर्फ रिप्रोडक्शन से नहीं, जो आप डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों स्पीशीज से चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्पीशीज। समझ आ रही है? क्रॉस ब्रीड कराते ही क्यों है? क्योंकि एक मान लो फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, इसकी हाइट अच्छी है, ठीक है, इस प्लांट की क्या है? हाइट अच्छी है। और एक प्लांट ड्वार्फ है लेकिन ये ग्रो जल्दी करता है, तो आपने क्या किया? इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करा दिया। क्रॉस ब्रीड कराने से पता बेनिफिट क्या होगा? जो नया प्लांट बनेगा उसकी हाइट अच्छी होगी और वो जल्दी ग्रो करेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यानी कि डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो डेफिनेशन की फॉर्म में अगर चाहो तो लिख लो इसे एक लाइन में। हाइब्रिड फॉर्म क्या होती है? सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो नया प्लांट होगा वो छोटी हाइट का और स्लो ग्रो करे? देखो ऐसा है, दोनों में ना हम ट्रेट्स देखते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि टॉलनेस हमारा डोमिनेंट है और जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है वो अच्छा ट्रेट है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग स्पैन। ठीक है, तो दोनों के बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक नेचर ही कर देता है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इसको। द पेरेंट के जो दोनों बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग में अपने आप ऑटोमेटिकली पास हो जाते हैं बेटा, याद रहेगा? ओके सर। देवेश क्लियर है ये बात? ओके सर। तो हाइब्रिड की बात करें तो क्या होते हैं हाइब्रिड? कहता है न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट है ये। क्या है ये? न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट। कहां से बने? कहां से बने? फॉर्म्ड फ्रॉम या फॉर्म्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग, फॉर्म्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएशन, फॉर्म्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ प्लांट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कैसे बना, क्यों बना? ये बनता है कि जब दो आप अलग अलग प्लांट्स ले लेते हो, इनकी आप क्रॉस ब्रीड कर देते हो और वो क्रॉस ब्रीड करने पे नया टाइप का प्लांट फॉर्म होता है और उस नए टाइप के प्लांट में सारी की सारी बेटर क्वालिटीज मौजूद होती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अब इसकी आगे की बात सुनो। नेक्स्ट आता है हमारा रूल्स फॉर। पहले इसने ना रूल्स दिए कुछ, ठीक है, इनहेरिटेंस के रूल दिए। और रूल्स फॉर इनहेरिटेंस में सबसे पहले रूल्स फॉर इनहेरिटेंस, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि जब भी इनहेरिटेंस होती है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो जीन्स में बदलाव आएगा ना वही इनहेरिट हो पाएगा। अगर जीन्स में बदलाव नहीं आया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कभी नहीं हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कौन कौन सी चीज इनहेरिट होती है हमेशा आगे नेक्स्ट जनरेशन में? जो कहाँ बदलाव ले आती है? जो जीन्स में बदलाव ले आती है। ठीक है, तो इसने क्या बनाया? इसने इस इनहेरिटेंस समझाने के लिए सबसे पहले इसने जो लॉ दिया उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे डेफिनेशन की फॉर्म में। मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसने किया क्या मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में? पहले मैं आपको उसको ड्रॉ कर दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर लिखेंगे इसको। इसने क्या किया? इनिशियली दो प्लांट लिए, एक प्योरली टॉल। एक प्लांट कैसा है आपका? प्योरली टॉल। अगर ये प्योरली टॉल है तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं, कैपिटल डी कैपिटल टी। एक इसने लिया एक ड्वार्फ प्लांट जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? स्मॉल टी स्मॉल टी। मेरी बात समझ आ रही है? अब क्या हुआ? इसने इन दोनों प्लांट्स की जनरेशंस को क्रॉस ब्रीड कराया। क्या कराया? क्रॉस ब्रीड। और जब क्रॉस ब्रीड कराया, क्रॉस ब्रीड पे क्या निकला वो बता रहा हूं आपको मैं। यहां से चार कॉम्बिनेशन बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ या ना? यस सर। अगर ये समझ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जहां पे कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉलनेस को, और स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है ड्वार्फनेस को, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, इन दोनों जीन्स में से क्या कोई डोमिनेंट जीन है? जल्दी बोलिए, क्या कोई डोमिनेंट? यस सर। यस सर।
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी हमारा टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डोमिनेंट जीन है। अगर ये डोमिनेंट है तो ये टॉल हो गया, ये वाला प्लांट भी क्या हुआ, टॉल रहा होगा, ये वाला प्लांट भी क्या रहा होगा, टॉल रहा होगा, और ये वाला प्लांट भी क्या रहा होगा, टॉल रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी पेरेंट जनरेशन थी और ये हमारी F1 जनरेशन है। क्या F1 का जो रेशियो है उसमें सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, ऑल टॉल, हाँ या ना? यस सर। यानी अगर जितने भी प्लांट्स लिए सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड ड्वार्फनेस इज द रिसेसिव ट्रेट। तो इसकी वजह से सारे के सारे प्लांट्स F1 जनरेशन में टॉल मिले। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, अब इस प्लांट का मैं कुछ शेप दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा बना ये प्लांट, इस तरीके से ये प्लांट बना। ठीक है, तो हमने ऐसे दो प्लांट ले लिए, अब दो प्लांट ऐसे ले लिए और उनको आपस में अब क्रॉस ब्रीड कराया। क्या कराया? उनको आपस में क्रॉस ब्रीड। नेक्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स ये हैं। ठीक है, अब ये वाले जो प्लांट हैं इसमें करते हैं कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जरा बताना क्या कॉम्बिनेशन बनने वाला है। कैपिटल टी को कैपिटल टी से मल्टीप्लाई किया, कैपिटल टी को स्मॉल टी से, स्मॉल टी को कैपिटल टी से, स्मॉल टी को स्मॉल टी से। बताओ कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना? कैपिटल कैपिटल ये बनेगा, जो चारों बनाए मैंने, देखिए बनेगा, हाँ या ना? क्विकली यस सर। बताओ पहले वाले में तो बिना किसी शक के क्या क्या, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट करने वाला है? टॉल। टॉलनेस। ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? टॉलनेस। टॉल। ये वाला भी किसको? टॉलनेस को। टॉल। ये वाला क्या निकल के आ गया? ड्वार्फ। ड्वार्फनेस। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस यस सर। इसने लगभग पता है कितने प्लांट्स लिए थे? 1064 प्लांट्स लिए थे, और उन प्लांट्स में से 787 प्लांट जो थे वो टॉल थे, और लगभग 277 के करीब प्लांट जो थे, 277 वो प्लांट्स हमारे ड्वार्फ थे। ठीक है, जिसका रेशियो निकालते हैं ना तो लगभग कितना आता है? 3:1 का रेशियो। देखो हमारा भी कितने रेशियो आ रहा है, तीन प्लांट तो क्या है हमारे, टॉल है, और एक प्लांट क्या है हमारा, ड्वार्फ है। तो कितना रेशियो आ रहा है? 3:1। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। क्लियर टू ऑल? तो इस रेशियो को, 3:1 के रेशियो को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मोनो हाइब्रिड रेशियो। पहली बात तो मोनो मतलब सिंगल, और हाइब्रिड मतलब ट्रेट। आपने कौन सा ट्रेट स्टडी किया इस केस से? जल्दी बताओ, कौन सा ट्रेट स्टडी किया आपने इस एक्सपेरिमेंट से? सर हेरिडिटी। अरे हेरिडिटी ट्रेट थोड़ी है, ट्रेट कौन सा पढ़ा आपने? सर टॉलनेस, टॉलनेस, हाइट के बारे में स्टडी किया आपने। समझ आ रही है? और मैंने मोनो हाइब्रिड बोला, इसका मतलब क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट से खाली आप एक ही प्रॉपर्टी को स्टडी कर पाए, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? उसकी हाइट। क्या मेरी बात समझ आ गई सही बच्चों को? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। ठीक है, यस सर। आप जरा लिखिए इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल का फर्स्ट लॉ, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब बहुत ध्यान सुनना, ये एग्जाम में आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ लेता है आपसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। उसने कहा कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, इसको ऐसे लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें कौन डिटरमाइन करता है? उन्हें कौन बताता है कि कैसे होंगे? दे आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स। कौन डिटरमाइन करता है उनको? इंटरनल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। जो कि कौन है इंटरनल फैक्टर? जो किसमें अकर कर रहे हैं? पेयर्स में अकर कर रहे हैं, विच अकर इन पेयर्स। अरे यही तो अभी किया ना हम लोगों ने, ये सारे सारे कैरेक्टर्स तो हैं। क्या कैपिटल टी पेयर है, कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर है, स्मॉल टी कैपिटल टी पेयर है, स्मॉल टी पेयर है, हाँ या ना?
अब इनमें से कौन Yes, डिसाइड sir. होगा? इनमें से डिसाइड होगा कि जो डोमिनेंट होगा वो फैक्टर जो है डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, हाइट क्या होगी उसकी। तो वही बात उसने कही कि इंटरनल फैक्टर्स विच अकर इन पेयर्स, और उसने कहा ओनली वन ऑफ अस, जब आप कहेंगे एक पेयर्स में जो होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल गैमेट। ये जो पेयर्स होती है ना, जितनी पेयर्स बन रही हैं हमारी, इन पेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? गैमेट्स। ओनली one of a pair of such factors present in a single gamete। गैमेट मतलब सेक्स सेल। गैमेट क्या होता है, ध्यान रखना, गैमेट होता है सेक्स सेल। किसी भी सेक्स सेल में कितनी पेयर हो सकती हैं? ध्यान रखिएगा, एक पेयर। और क्योंकि पेयर में से ऑब्वियस ही बात है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उस सेक्स सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी कौन डिसाइड करेगा? ये पेयर डिसाइड करेगा। और पेयर में भी कौन डिसाइड करेगा? जो डोमिनेंट पार्ट है। डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। तो ऑब्वियस ही बात है जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा? टॉल होगा। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को? यस सर। अच्छे से Yes, sir. हमने पढ़ा, ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चे को?